ओके, हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियल इक्वेशन और ड्यूटेरॉन के केस में बात करेंगे। द ड्यूटेरॉन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ टेंसर फोर्स ऑपरेटर होता है S12। इट कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल टू फाई एस प्लस फाई डी। अब यहाँ पे फाई एस क्या है, फाई डी क्या है, देखते हैं। फाई एस एंड फाई डी आर द एस एंड डी स्टेट वेव फंक्शन। हमने पहले देखा था कि ग्राउंड स्टेट में जो ड्यूटेरॉन होता है वो दो स्टेट का मिक्सिंग होता है, जिसमें एक स्टेट होती है 3s1 और दूसरी होती है 3d1। करेक्ट। सो इसके करस्पॉन्डिंग लिया है अपन ने फाई एस और इसके करस्पॉन्डिंग लिया है अपन ने फाई डी। सो यहाँ पर अपन ने देखा था कि जो साई था उसका एसिम्प्टोटिक फॉर्म अपने लिया था यू आर अपॉन आर, है ना। ये वाले में अपन u बाय आर के फॉर्म में लेते थे, उसी तरह से यहाँ पर फाई को भी अपन लेंगे। सो यहाँ पर जो फाई एस है उसको अपन ने लिया v बाय आर और फाई डी जो है उसको अपन ने ले लिया w बाय आर। लेकिन इसके साथ में हमने काई एस और काई डी से मल्टीप्लाई किया है। नाउ व्हाट इज काई एस? काई एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स एंड सिमेट्रिक इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। काई एस आपका एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, कारण क्योंकि एस के लिए L इक्वल टू 0 आता है, तो एंगुलर मोमेंटम 0 है यानी एंगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। इसलिए जो काई एस है वो आपका एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो काई डी है, काई डी हैज वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडेंस ऑफ एंगल्स, क्योंकि इसके लिए L इक्वल टू 2 आएगा और एंगल पे डिपेंडेंसी आएगी। Now, if we denote the spin angle part of the wave function by this notation belonging to a state of total angular momentum J, whose Z component is capital M and which is a combination of an orbital and momentum L with the spin S are used. तो chi S and chi D are represented by this and this रेस्पेक्टिवली। ये इतना मैं समझा देती हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि जो chi S और chi D है, अगर आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन आकर आप ये लेते हैं जे एल एस और एम, जहां पर आपका जे जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो जेड कंपोनेंट है उसकी आइगन वैल्यू आती है एम जे, आपको जानते हो। तो इसी एम जे को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। सो ऊपर वाले एम का तो आपको समझ में आ गया, ये केवल एम जे की वैल्यू को डिनोट करेगा। नीचे आपके पास जे एल एस है, तो हमारे पास जो फाई एस है या काई एस और काई डी है, हमारे पास में काई एस एंड काई डी। तो ये कह रहे हैं कि काई एस को डिनोट करते हैं y101 से और काई डी को करते हैं 121 से। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में नंबर आता है एस। हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि ड्यूटेरॉन की ग्राउंड स्टेट में ट्रिपलेट स्पिन स्टेट होती है और ट्रिपलेट के लिए एस कितना होता है, 1 होता है। इसलिए देखो यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो ये तो एस इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रिपलेट स्पिन स्टेट इन ड्यूटेरॉन ग्राउंड स्टेट। सेकेंड अपने पास आता है एल, क्योंकि हमने देखा कि काई एस के अंदर हमारे पास 3s1 होता है, 3s1 स्टेट होती है जिसके लिए L इक्वल टू 0 आता है, तो ये L इक्वल टू 0 आ गया। और सेकंड आपके पास काई डी होता है, डी के लिए L इक्वल टू 2 आता है, तो यहाँ पे L इक्वल टू 2 आ गया। और दोनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर 1 लिखा हुआ था, ऊपर 1 है, इसका मतलब mj की वैल्यू कितनी है, mj की वैल्यू 1 है। और mg की वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब j की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे j इक्वल टू 1 आ जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो काई एस और काई डी है, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज नोटेशन, और ये 3s1 और 3d1 की मिक्सिंग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम टेंसर फोर्स ऑपरेटर लेते हैं S12 और इसको ऑपरेट करवाते हैं 3s1 पे और 3d1 पे। तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, दो इक्वेशन हमें मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो है हमारे पास में, वो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये देखना, इट शोज दैट S12 एक्टिंग ऑन 3s1 वेव फंक्शन कैन ओनली लीड टू अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3s1 एंड 3d1 वेव फंक्शन। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में जब भी आप S12 ऑपरेटर किसी भी स्टेट पे ऑपरेट करवाओ, चाहे आप 3s1 पे ऑपरेट करवाओ चाहे आप 3d1 पे ऑपरेट करवाओ, आप इन पे जब इसको इस पे ऑपरेट करवाओगे तो भी आपको मिक्सिंग मिलेगी। किसकी मिक्सिंग मिलेगी? 3s1 की और 3d1 की। और जब आप इस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट करवाओगे तब भी आपको मिक्सिंग मिलेगी किसकी? 3s1 की एंड 3d1 की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब 3s1 पे ऑपरेट करवाते हैं तो मिक्सचर में हमें ये दो मिलने चाहिए थे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि जब S12 को 101 पे ऑपरेट करवाते हैं, अब आप समझ जाना, जब मैं 101 बोलूं तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? 3s1 की बात हो रही है, क्योंकि 3s1 के लिए ही J L S
यहाँ पर इस जो टर्म में मेंशन है वो नंबर है, तो इसको ऑपरेट करवाते हैं तो हमें 101 और 121 का मिक्सिंग मिल रहा है, करेक्ट, जो कि हमने अभी भी बोला था, क्योंकि ये 3s1 हो गया और ये 3d1 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें a इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने टेंसर 4 एक्ट करवाया तो आपने किस पे करवाया, आपने करवाया 101 पे। S12 ऑपरेटर आपने 101 पे ऑपरेट करवाया। S12 ऑपरेटर टेंसर फोर्स ऑपरेटर है, ये ऐसा ऑपरेटर है जो कि किसी फंक्शन पे जब ऑपरेट करेगा तो उसमें जो एंगल्स होंगे उन एंगल्स पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन जिस फंक्शन को आप ले रहे हो, जिस पे आप ऑपरेट करवा रहे हो, उसमें तो एंगल है ही नहीं आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे तो L इक्वल टू 0 है। इसलिए आपको यहाँ पर जब आप इसको ऑपरेट करवाते हो तो आपको यहाँ पर A इक्वल टू 0 मिलता है, बिकॉज 101 जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, ये L इक्वल टू 0 आता है। इसलिए ये वाला पार्ट हम इसमें नहीं लेंगे। जब ये नहीं लेंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, करेक्ट, ये उस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। इसी तरह से जब ये 3d1 पे ऑपरेट करेगा, 3d1 का मतलब है y121 पे, तो इसमें आपके पास L इक्वल टू 2 है, एंगल है, तो आराम से आपको जब ऑपरेट करवाओगे तो दोनों मिक्सिंग मिलेगी। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान देने की जरूरत है कि आपने यहाँ पे कोफिशिएंट लिया a और b, राइट, उसमें से a 0 आ गया, ठीक है, लेकिन जब आपने बिल्कुल टोटली डिफरेंट वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाया तो आपको b और c की बजाय c और d लेना चाहिए। आपने वापस b क्यों लिया, here constant b is same because the tensor operator S12 is Hermitian। ये मैं आपको समझा देती हूँ। इक्वेशन 2 को वापस देखो, सॉरी इक्वेशन 3 को वापस देखो। इक्वेशन 3 आपसे क्या कहना चाह रही है, इक्वेशन 3 ये कह रही है कि S12 को Y101 पे ऑपरेट करवाते हैं तो b के साथ Y121 मिलता है। अगर ये हर्मिशियन है, अगर ये हर्मिशियन है तो यही हर्मिशियन उधर भेजोगे, यानी इस Y121 पे ऑपरेट करवाओगे, Y121 पे ऑपरेट करवाओगे तो यही स्टेट वापस मिल जाएगी 101, इसी आइगन वैल्यू के साथ मिलेगी, और ये आपके पास हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से आता है। सो S12 जब 121 पे ऑपरेट करेगा, अगर आपको 101 मिलता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा। मतलब मैंने ऑपरेटर को और आइगन वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया है, वेव फंक्शन को वैसा का वैसे रहने दिया है। मैं ब्रा और केट से भी इसको समझा सकती हूँ, पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे ही समझ लो कि ऑपरेटर को उधर भेज दिया, आइगन वैल्यू को इधर ले लिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, और ये हर्मिशियन की प्रॉपर्टी होती है। तो जब S12 121 पे ऑपरेट करेगा तो 101 के साथ b मिलेगा, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन नंबर 4 में देखते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में ध्यान से देखो कि जब S12 121 पे ऑपरेट किया तो 101 अगर मिला है तो उसका कोएफिशिएंट तो b मिलेगा, और जो 121 है उसका पता नहीं है क्या मिलेगा, इसलिए उसका c मान लिया। सो ये आपके पास में हो गए दो इक्वेशन। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो देखो, आफ्टर सॉल्विंग दीज यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर ड्यूटेरॉन वी ऑब्टेन b इज इक्वल टू √8 एंड c इज इक्वल टू -2। ये आपको याद रखना है, b इज इक्वल टू √8 एंड c इज इक्वल टू -2 वैल्यू आती है जब हम इस पूरे यानी इन दोनों इक्वेशन को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, S12 का टेंसर नेचर, इन सबको ध्यान में रखते हुए, y जो कि स्पेरिकल हार्मोनिक्स हैं उनके नेचर को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है जो मैं नहीं कर रही हूँ। ड्यूटेरॉन के लिए आप याद रख लेना कि b की वैल्यू √8 आती है और c की वैल्यू -2 आती है, और यही हमें इक्वेशन 3 और 4 में वापस पुट करना है। तो इक्वेशन 3 क्या मिलेगी, यहाँ पे b की जगह √8 लिख लेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ पे b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन 5 और 6 हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास में यहां तक आ चुके हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फाई इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद इंटरेक्शन पोटेंशियल v इज इक्वल टू vc प्लस vt, ठीक है। यहाँ पर VCR क्या है, सेंट्रल कंपोनेंट, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, और v3 के साथ में S12 था, इफ यू रिमेम्बर। तो जो v1 और v2 थे वो सेंट्रल वाला पार्ट थे, इसके साथ में सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया। तो दोनों को मिला के हम सेंट्रल पार्ट लिख लेते हैं, और ये हमारा नॉन सेंट्रल पार्ट है, और वो टेंसर पार्ट है, इसलिए हमने इसको VT लिख दिया। तो VTR S12 अगर श्रोडिंगर इक्वेशन में रखते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हमारे पास में V के फॉर्म में क्या फॉर्म आ जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी फाई को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा, बहुत अजीब सा आएगा हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन। ओ माय गॉड, श्रोडिंगर इक्वेशन रखनी पड़ेगी, ये सॉल्व करनी पड़ेगी मुझे। फाई को हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखना है और पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है ये। गॉड, ये कैसे आएगा यार, तो सॉल्व करना पड़ेगा।
ओके, आई एम नॉट डूइंग द डेरिवेशन, क्योंकि ये दिखने में बहुत मतलब हो तो जाएगा पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि ये v के टर्म में लाना पड़ेगा सबसे पहले तो इसको। ये v के टर्म में भी है और यहाँ पर w भी है, तो हमें जो फाई है उसके अंदर इफ यू रिमेम्बर v r अपॉन r एंड काई s, और फिर काई s की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि हमने अभी निकाली है, और फिर यहाँ से w r अपॉन r और फिर काई d, और काई d की वैल्यू भी हमने निकाली है स्फेरिकल हार्मोनिक्स में। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एनीवेज वो श्रोडिंगर इक्वेशन में रखेंगे तो याद रख लेना, हमें ये दो इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इफ द इंटरेक्शन पोटेंशियल आर अस्यूम टू बी फॉर शॉर्ट रेंज vt एंड vc एंड vt बिकम जीरो, देन, तो इस कंडीशन में अगर vc और vt हमारे पास जीरो हो जाते हैं तो इसको जीरो कर दो, 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 तो उस कंडीशन में यहाँ से तो हमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से, तो सेकंड में ये वाला टर्म हमें मिलेगा और इधर से EW मिलेगा, ये हमें मिलेगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अल्फा के टर्म में ये कर दो, करेक्ट, और अगर ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास में 6W वाली जो इक्वेशन है उसको इसको इस फॉर्म में रख दो, ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, जहां पर हमने अल्फा स्क्वायर ये माना है और ई हमने ये माना है एप्सिलॉन डी, है ना, ई की जगह एप्सिलॉन डी आ जाएगा हमारे पास में। तो दैट्स इट, हमारे पास में ये हो चुका है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। m को उधर ले लेना है आपको, यहाँ पे देखो m है, इसको देख लो यार, इसको d2v अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये भी माइनस है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर दोनों प्लस में आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे एम ई है, ई की जगह अपन एप्सिलॉन डी लिख रहे हैं, सो ये एम एप्सिलॉन डी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा वाली इक्वेशन मिल जाएगी वी में। सिमिलरली इसमें कर लेना, इसमें ध्यान रखना, इसमें आप 6W अपॉन आर स्क्वायर है उसको अलग से रखोगे, बाकी ई ही मिलेगा, तो ई वाले टर्म को फिर से अल्फा स्क्वायर के टर्म में रख सकते हो, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 9, इस 9th इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा हमारे पास में, और जो मतलब इनके जो सॉल्यूशन है वो v और w में हमें ये मिल जाएंगे। ये सॉल्यूशन भी अपन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली याद रखो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता भी है इनके सॉल्यूशन। a and b आर द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नाउ सिंस द ड्यूटेरॉन ग्राउंड स्टेट इज प्रीडोमिनेंटली 3s1, ऑल्दो वो मिक्सिंग स्टेट में 3d1 होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कौन सा स्टेट होता है, 3s1 होता है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हमें पता है कि जो डी स्टेट की प्रोबेबिलिटी थी वो 5d वाला था, और जो s की प्रोबेबिलिटी थी वो 5s वाला था, और जो d वाला था वो wr से रिप्रेजेंट हो रहा था, और s वाला जो था वो vr से रिप्रेजेंट हो रहा था। सो अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें किस स्टेट में, 3s1 स्टेट में, तो s की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, वेव फंक्शन आपको कौन सा लेना पड़ेगा, v लेना पड़ेगा, क्योंकि v वाला जो था वो s स्टेट में प्रोबेबिलिटी बताएगा, सो v स्क्वायर डी आर है, और इसकी नियरली इक्वल टू 1 लिखा है, नियरली इक्वल टू 1 क्यों किया, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 99% चांस है कि वो 3s1 में है, इसलिए हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के इसको 1 की इक्वल कर दिया, फिर ऊपर जो अभी v की वैल्यू मिली है वो रखा, सॉल्व किया, सॉल्व करके a की वैल्यू निकाली। इसी तरह से B कैन बी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ द ड्यूटेरॉन एंड कम्स आउट टू बी, सो यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास B की वैल्यू जो है वो ये आती है। दिस रिजल्ट शोज दैट W आर आउटसाइड द रेंज ऑफ फोर्सेस डिटरमाइंड कंप्लीटली बाय द वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपल। अब क्योंकि A जो था वो तो हमारे पास V वाला टर्म था, ठीक है, और जो B था वो हमारे पास में W वाला वेव फंक्शन था, तो जो WR है वो रेंज ऑफ फोर्स के बाहर जाता है, तो वहां पर क्वाड्रुपोल मोमेंट की वैल्यू से डिफाइन होता है हमारे पास में, है ना, ऑफ द ड्यूटेरॉन टू, सो द डी स्टेट प्रोबेबिलिटी PD स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ B ऑफ द टेंसर फोर्स, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। नाउ assuming rm is very very less than 1 alpha, then d state wave function क्या हो जाएगा, d state wave function आपने माना क्या था, d state wave function में हमारे पास में फॉर्मूला था ये 2q अल्फा रेज टू पावर 5/2, 2q अल्फा रेज टू पावर 5/2, ये तो b की वैल्यू थी, और साथ में हमारे पास क्या था, ये एक्सपोनेंशियल अल्फा आर 1 प्लस 3 अपॉन अल्फा आर प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसमें हमें कंडीशन क्या लेनी है, rm की वैल्यू जो है मतलब 1/अल्फा बहुत ज्यादा है, सो उस कंडीशन में हमारे पास W की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये कैसे आया देखो, इस कंडीशन में हमारे पास में इक्वेशन नंबर 11 को देखो, इक्वेशन नंबर 11 में
हमें क्या कहा जा रहा है कि r इज वेरी वेरी लेस देन 1/अल्फा। इसका मतलब 1/अल्फा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अगर 1/अल्फा बहुत बड़ा है, सपोज 1/अल्फा बहुत बड़ा है, तो यहाँ तो है 1, इस सेकेंड टर्म में है 1/अल्फा और थर्ड टर्म में है 1/अल्फा का स्क्वायर। अगर 1/अल्फा बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर और भी बड़ा होगा, यानी सिर्फ ये लास्ट टर्म डोमिनेट करेगा, ये 0 हो जाएगा और ये फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा। सो ये वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, b एज इट इज है e⁻⁻⁴ और ब्रैकेट के अंदर से सिर्फ क्या आएगा 3/अल्फा² r²। ये हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा उस अप्रोक्सीमेशन में। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आ गया। ठीक है, WR हमारे पास इस कंडीशन में ये हो जाएगा। तो PD निकालते हैं। PD हमारे पास क्या होगा, हमने देख लिया कि RM लिया है अपन ने, एक पर्टिकुलर रेंज के बाद ही W शुरू हो रहा है और उसके बाद में हमारे पास D स्टेट ही आ रही है, उसके नीचे हमारे पास S स्टेट आ रही है। सो RM से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, तब हम W लेंगे तो W आ जाएगा। अभी जो वेव फंक्शन निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें आंसर मिलता है ये। सो PD हमारे पास क्या आ रहा है, सो बिकॉज शार्पनेस ऑफ द पीक इन द कर्व फॉर W² कैन रिगार्ड इट ऑलमोस्ट सिमेट्रिक अबाउट RM। सो बाय पुटिंग RM इज इक्वल्स टू BT, हमारे पास PD की वैल्यू कितनी आएगी, RM की जगह BT रख देते हैं, है ना। RM की जगह अगर BT रखते हैं तो हमारे पास PD की वैल्यू ये आती है। ठीक है, ये D स्टेट की प्रोबेबिलिटी है और हमारे पास S स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ गई थी, वो आपने देखा था, ये आ गई थी a²/2 अल्फा, जहां पर ए की वैल्यू हमारे पास, यहाँ सॉरी PS हमारे पास था ऑलमोस्ट 1 और यहाँ पर PD जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई थी ये। तो ये हमारे पास S और D की मिक्सिंग है और उसके रेडियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। इसमें से काफी सारी इक्वेशंस जो है मैंने उनका डेरिवेशन नहीं करवाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, मैंने BT बताया नहीं आपको कि BT क्यों रखा है ना। BT एक्चुअली टेंसर फोर्स की रेंज है। जो R था उसको अपन ने क्या रखा था, BT रखा ना, T फॉर टेंसर और B जो है यहाँ पे देखो, PD जो है डिपेंड्स ऑन द रेंज B ऑफ द टेंसर फोर्स। सो ये टेंसर फोर्स की रेंज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिला है ना, ये यहाँ पे RM है, ये इसको हमने BT रखा है, ये टेंसर फोर्स की रेंज है। करेक्ट। सो हमने देख लिया कि जो D स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है वो टेंसर फोर्स से ही मतलब डिसाइड होती है, तो इसलिए ठीक है।